हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ हिस्ट्री का ये पार्ट 5 है। ठीक है, ये हिस्ट्री का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने पूरा पाषाण काल और जो भी था मगध का उदय और महाजनपद के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो मैंने वीडियोस बना दी हैं। शिशुनाग वंश और हर्यक वंश, नंद वंश, इनकी डिटेल से वीडियो बना दी। आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको सभी की वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश से पूर्व जो भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ है, जैसे कि ईरानी आक्रमण हुआ था, यूनानी आक्रमण हुआ था और सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इस वीडियो में हम परीक्षा में जितना लेवल होता है उस लेवल में और डिटेल से बात करेंगे। इस पर एक कहानी पर भी वीडियो आएगी, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि हिस्टोरिकल होगी। इस वीडियो में हम परीक्षा के लेवल पर ही बात करेंगे, बाकी डिटेल्स पूरी लेकर चलेंगे साथ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मौर्य वंश से पूर्व विदेशियों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, अब देखिए आक्रमण कैसे, क्या और क्यों कैसे किया जाता था। देखिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसके अगल बगल छोटे राजाओं को हराकर इसने जो मगध का जो शासक था उसने क्या किया था, मगध एक शक्तिशाली और महाजनपद था। इसने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। मतलब खूब बड़ा साम्राज्य बना लिया था, जो कि अपने में ही शामिल करके। किंतु भारत के पश्चिमी तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमण सबसे पहले पश्चिमी उत्तर पर क्षेत्र पर ही होते थे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर का एरिया जो था वो तो सही सलामत था जो था, और जो ऊपरी क्षेत्र का एरिया था वही सब कुछ कमज़ोर हुआ करता था, जहाँ पर ईरानी आक्रमण पहले किया, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। तो पहले नंबर में हम ईरानी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ईरानी आक्रमण, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप करना क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। लिंक आपको दोनों का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देखिए ईरानी आक्रमण, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश द्वारा किया गया। ठीक है, हखमनी वंश द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ये था। देखिए, हखमनी वंश का संस्थापक सराइस द्वितीय था। ये था सराइस द्वितीय। ठीक है, सराइस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा, मतलब उसे कोई भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद में भारत पर आक्रमण करके सफलता इसी वंश के शासक डरायस प्रथम द्वारा मिली। ये जो डरायस था ये थोड़ा सा चालाक टाइप का था। इसने भी कोशिश बहुत की, लेकिन सफलता इसे आखिरकार प्राप्त हो ही गई। ठीक है, ये जो डरायस था। इसके बाद में देखिए ईरानी आक्रमण, वही ईरानी चल रहा है। ठीक है, अब जिसने मतलब ऋषि वंश का जो था उसी ने पहली बार सफलता प्राप्त की, और वो किन क्षेत्रों पर सफलता इसने प्राप्त की, डेरायस ने। ठीक है, ये डेरियस था, या इसे डेरियस बोल सकते हो, या फिर इसका नाम भी एक डरायस भी है। डेरियस ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार तथा काम्बोज को हराकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। जो मैंने बताया था, जब मैंने महाजनपदों का उदय के बारे में बात की थी, तो मैंने बताया था कि भारत के बाहर 2 ऐसे क्षेत्र मतलब महाजनपद थे जो भारत के इस प्रेजेंट टाइम में बाहर हैं। वो गांधार था और कम्बोज था, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यही 2 राज्य थे, महाजनपद थे, तो यही भारत से बाहर हैं आज भी। देखिए, भारत के पश्चिमी उत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया।
इसके बाद देखिए इस क्षेत्र में 360 टेलांट सोना भेंट में मिला था, जो फारस के सभी एशिया प्रांतों से मिलने वाले कुछ राजस्व का तिहाई था, जो कि ये फारसी थे। ठीक है, यहाँ से इन्होंने इतना सोना बरामद किया था। इसके बाद में देखिए इस वंश के अंतिम शासक डरायस तृतीय को सिकंदर ने पराजित किया था। हखमनी वंश का भारत से अंत कर दिया था। मतलब जो भारत के जो दो छोर थे, जो क्या था, गांधार और कंबोज, यहाँ पर बसे हुए थे। ये जहाँ जहाँ पर का राज्य जीतते थे वहीं पर ये लोग बस जाते थे। तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो इन पहले सिकंदर को क्या था, सिकंदर एक सूत से आक्रमण करता ही चला जाता था जो भी उसके रास्ते में आता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, हखमनी वंश का मतलब जो डरायस तृतीय था, इसका वहाँ से नाम निशान भारत से मिटा दिया, क्योंकि उसे अपना राज्य स्थापित करना था। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ा ईरानी आक्रमण का। देखिए ईरानी आक्रमण का प्रभाव, भारत में ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा। ईरान के आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। इसके बाद में देखिए यूनानी आक्रमण। अब सिकंदर जब आया तो उसका अंत तो कर दिया, अब ये था क्या, ये यूनान से था। अब ये यूनानी आक्रमण दोबारा हुआ था, उसी का कांड, इसी को बोलते हैं सिकंदर का आक्रमण। देखिए हम इस वीडियो में आपको पहले ही बता देते हैं कि सिकंदर का पूरी डिटेल इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों पर डिटेल हम फुल करेंगे। और इसके बाद में जो वीडियो आएगी किस तरीके से क्यों सिकंदर लौट गया था, उसमें हम पूरी डिटेल बात करेंगे, जो कि हिस्टोरिकल वीडियोस होगी। देखिए यूनान के राजा, देखिए यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। यूनान के राजा को देखिए यूनान में राजा को शाह भी कहा जाता है। तो यूनान के राजा का नाम क्या था, फिलिप का पुत्र कौन था, सिकंदर। और सिकंदर के और भी, फिलिप की और भी बहुत सारी रानियां थीं। ठीक है, तो उनके भी पुत्र हुए थे। उनका किस तरीके से किन्ने वध किया ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम स्टोरी में कवर करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फिलिप सिकंदर का पुत्र था। और हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसने भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए। सिकंदर का मूल नाम, मतलब सिकंदर ये नाम जो था ये फारस के बाद में इसका पड़ा था। जब इसने फारसियों पर आक्रमण कर दिया था उसके बाद इसने ये नाम जो था सिकंदर इसका पड़ गया था। पहले इसका नाम अलेक्जेंडर था। मतलब सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद में देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना। ठीक है, ये फिलिप की बात हो रही है, यहाँ पर छूट गया है। ओके, तो फिलिप 359 ईसा पूर्व में मैकेडोनिया, जिसे इंग्लिश में मैसेडोनिया भी कहते हैं, मैसेडोनिया का शासक बना। और फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, जो कि फिलिप के ही एक प्रजावासी ने हत्या कर दी गई थी। और ये कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ये तो आपको हिस्टोरिकल वीडियो में ही पता चलेगा। हालांकि सिकंदर जो था उसे राजा बनना था, इसलिए उसने हत्या करवाई हुई थी। ठीक है, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत का अभियान 326 ईसा पूर्व प्रारंभ किया था। जब सिकंदर वहाँ पर शाह बना अपने पिता को मारने के बाद में, तो उसने ठान लिया पूरी दुनिया जीतने के लिए, और वो वहाँ से निकल पड़ा। उसे सर्वप्रथम सब राज्य जीतने के बाद में उसे भारत पता चला, तो उसने सोचा भारत पर क्यों ना हमला किया जाए। ठीक है, तो सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक, जो कि आज के समय में देखा जाए तो वो पंजाब में पड़ता है, जो कि पंजाब के शासक पोरस थे। इनका नाम शॉर्टकट
पुरु भी था। पुरु से इन्हें युद्ध करना पड़ा, जिसके हाइड्रोपोसिस के युद्ध या झेलम या चिनाब नदी के युद्ध माना जाता है। सिकंदर की सेवा में प्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। मतलब जो सिकंदर की सेना थी वो प्यास नदी के तट पर पहुंची और उसके बाद में उसने नदी देखी तो उसने इनकार कर दिया था, जो कि बाद में क्या हुआ था, सिकंदर ने तक्षशिला वासियों से मदद मांगी थी। और जो तक्षशिला नरेश थे उन्होंने उनकी और पौरस की क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी, इस तरीके से कह सकते हो, मतलब उनकी भिड़ंत चल रही थी। तो तक्षशिला वाले नरेश ने क्या कहा था कि तुम राज्य जीतने आए हुए हो, अगर मैं इस नदी को पार कर लेता तो मैं नहीं कब का इस राज्य को जीत लेता, पौरस राज्य को जीत सकता, लेकिन मैंने नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि मैं आज तक इस तट को पार ही नहीं कर पाया था। इसलिए यहीं पर इस राजा ने, क्योंकि भारत के तो आपस में ही राजा सभी के सभी लड़ते रहते थे, तो वो एक दूसरे की मदद क्या करेंगे। इसके बाद में देखिए, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व से भारत से लौटा। और वो क्यों लौटा? क्योंकि वह पोरस से हार गया था। उसने कहा कि पोरस को अगर मैं मार भी देता हूँ तब भी पोरस का नाम अमर रहेगा। तो इस पर डिटेल से एक वीडियो आएगी, तो आपको डेट याद रखनी है। 325 ईसा पूर्व में भारत से सिकंदर लौट गया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निराकाश था। ओके, इसके बाद में देखिए, सिकंदर का प्रिय घोड़ा वाफोला था। इसी के नाम से इसने झेलम नदी पर टटवाहु नामक नगर बसाया। तो ये इतना हो गया। इस पर एक डिटेल से वीडियो आएगी, आपको सिकंदर के बारे में पूरा बता दिया जाएगा। बाकी परीक्षा में आपके इतना ही पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। देखिए, एक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ठीक है, ये हर्यक वंश है। ठीक है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो ये उदयन हो जाएगा। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलने का श्रेय किस शासक को जाता है? बिंबिसार। कलाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, जो कि बाद में कहीं और आ गई। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो था धनानंद। तो तीनों दो वीडियोस आएंगी इसी तरीके से। अगली जो हिस्टोरिकल वीडियो होगी वो सिकंदर पर होगी, और जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी वो मौर्य वंश पर होगी। तो पहले नंबर में हम हिस्टोरिकल वीडियोस से आपको विस्तार से बता देंगे, उसके बाद में हम डिटेल से वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड लाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।